हेलो नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक और बहुत बड़ी बीमारी जिसको आर्थराइटिस कहा जाता है, जिसमें नॉर्मली हमारी हड्डियां और जोड़ मुतासिर होना शुरू हो जाते हैं। वैसे तो आर्थराइटिस की बीमारी की 100 से ज़्यादा किस्में हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मरीज़ों को आर्थराइटिस होता है वो 3 तरह के आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा कॉमन पाए जाते हैं। एक को कहते हैं रोमाटाइड आर्थराइटिस, फिर होता है ऑस्टियो आर्थराइटिस और तीसरा होता है गाउटी आर्थराइटिस। और इसके अलावा बहुत सारे हैं, सोराइटिक आर्थराइटिस है, सेप्टिक आर्थराइटिस है और जुवेनाइल बच्चों का जो आर्थराइटिस है। तो बहुत सारी इसकी किस्में पाई जाती हैं, लेकिन आज ये जो वीडियो है ये है ऑस्टियो आर्थराइटिस के बारे में। और इसके मरीज़ दुनिया में आप समझते हैं, शायद आपको मालूम हो कि बहुत ज़्यादा हैं। और हर बंदा जो है आजकल एक सर्टेन एज के बाद उसको हड्डियों की जोड़ों की तकलीफ जब डायग्नोस की जाती है तो ज़्यादातर कंडीशंस में उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस मिलता है। लेकिन मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, कुछ टेक्निक्स बताऊंगा कि अगर आपको ये बीमारी हड्डियों में या जोड़ों में दर्द हो रहा है तो घर में आप कैसे डायग्नोस करेंगे कि आपको अगर आर्थराइटिस है तो वो कौन से वाला है। तो कुछ छोटी छोटी टिप्स मैं आपको देता हूँ। और अगर आप अपनी हड्डियों या जोड़ों के बारे में कंसर्न है तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। थोड़ी सी लंबी वीडियो है, लेकिन चूंकि इस वीडियो का मकसद क्विक फिक्स करने का नहीं है, बल्कि आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना है ताकि आप अपनी बीमारी को समझें और समझ कर उसका अगर आप प्रॉपर इलाज करें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो चलिए हम देखते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बेसिक फ़र्क क्या है। देखिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसको रूमेटिज्म हड्डियों की बीमारी के हवाले से हम ज़्यादा समझते हैं, ये एक ऑटोइम्यून कंडीशन होती है। ऑटोइम्यून कंडीशन का मतलब है कि ये जब आपका अपना सेल्फ जो मैकेनिज्म है, डिफेंस सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, वो बाय मिस्टेक आपके जिस्म के जो हेल्थी सेल्स हैं, हेल्थी सिस्टम्स उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू करे, तो इस बीमारी को ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। और इसकी भी तकरीबन सो फार 85 से ज़्यादा बीमारियां जो है दरियाफ्त हो चुकी हैं। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून कंडीशन है। अब इसको हम पहचानेंगे कैसे? सबसे पहली पहचान कि जब किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है तो ये एक सिमेट्रिकल कंडीशन है। सिमेट्रिकल का मतलब है कि अगर उनके लेफ्ट साइड पे प्रॉब्लम है तो मोस्ट लाइकली उनका राइट साइड भी मुतासर होगा। अगर उनका लेफ्ट घुटना या नी में मसला है तो राइट का भी होगा। तो ये सिमेट्रिकल है, यानी दोनों तरफ से आपको ये बीमारी हो सकती है। इसमें यह भी होता है कि जब आप अपने किसी जॉइंट को हाथ लगाएं तो नॉर्मली उसमें आपको हार्ट फीलिंग या हीटेड सेंसेशंस होंगे, यानी वहां पर गर्माइश आपको फील होगी। दूसरा ये होता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है ये तकरीबन बैक से शुरू होकर फॉरवर्ड की तरफ आता है। यानी अगर किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो उनका शोल्डर पहले मुतासर होगा, फिर उनकी एल्बो, उसके बाद उनकी रिस्ट, उसके बाद उंगलियां होंगी। अगर पाँव की बात करें तो हिप से नीज और नीचे की तरफ ये बीमारी जाती है। ये यानी ये अंदर से बाहर की तरफ जोड़ों को मुतासर करते हुए जाती है। लेकिन जब इसके मुकाबले में हम बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, वो बीमारी ज़रा सी इससे अपोजिट होती है। उसका ताल्लुक नॉर्मली हमारी एज के साथ है, जिसका ताल्लुक हमारे वेयर एंड टेयर के साथ है कि जब आप बहुत ज़्यादा अपनी जोड़ों को इस्तेमाल करते हैं, हड्डियाँ वक्त के साथ जब उसमें कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है या वो आपस में रगड़ खाना शुरू करती हैं, तो उसके बाद वेयर एंड टेयर डीजनरेशन के बाद जो बीमारी होती है इसको हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। आपको शायद मालूम हो कि हमारी हड्डियों के दरमियान एक कुशन टाइप स्ट्रक्चर है जिसको कार्टिलेज कहते हैं। और जब आप एक चीज़ को बार बार यूज़ करेंगे तो वो रगड़ के साथ वो कार्टिलेज जो है डीजनरेट हो जाती है, यानी घिस जाती है। और उसके बाद जो हड्डियां आपस में कमज़ोर हो जाती हैं, करीब आ जाती हैं, और जब वो टकराती हैं आपस में तो उस टकराने की वजह से जब आपको पेन होता है, तकलीफ होती है, तो वो एक ऑस्टियोआर्थराइटिस की बीमारी की तरह होती है। दूसरा इसमें ये होता है कि ये सिमेट्रिकल नहीं होती। इसमें ये होता है कि जो आपका ऑर्गन या जो जॉइंट आपका ज़्यादा इस्तेमाल होगा वही मुतासर होगा। तो अगर आप घुटने का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, यानी अगर ड्राइवर है, फॉर एग्जांपल ड्राइविंग, आपकी ट्रक ड्राइविंग बहुत ज़्यादा करते हैं या टैक्सी करते हैं, तो आपका जो नॉर्मली राइट साइड का पाँव है वो ज़्यादा पुश एंड अप होता है, तो उसमें ज़्यादा ही बीमारी आ सकती है। जो लोग सिलाई कढ़ाई का काम करते हैं तो ये हाथ इस्तेमाल करते हैं। कुकिंग जो लोग करते हैं, तो जो आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी बीमारी आ सकती है। एक और इसकी पहचान ये कि इसमें आपके जो जॉइंट्स होंगे गर्म नहीं होंगे, बल्कि ये ठंडे फील होंगे। ऑस्टियो में इसमें ठंडे हैं और रूमेटॉइड में मैंने बताया था कि गर्म होते हैं। दूसरा ये कि इसकी बीमारी जो है ना, ये फ्रंट से बैक की तरफ नॉर्मली होती है। पहले आपके जॉइंट्स जो हैं उंगलियों के मुतासर होंगे, फिर आपके रिस्ट होगी, फिर आपका एल्बो, और फिर इसके बाद शोल्डर या ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये इन दोनों में एक फ़र्क है। दूसरा ये भी आपको मैं बताना चाहूँ कि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो किसी भी एज में हो सकता है, इवन बच्चों को भी हो सकता है, क्योंकि इसका ताल्लुक एज के साथ नहीं है, वेयर एंड टियर नहीं है, डीजनरेशन नहीं है, बल्कि एक ऑटोइम्यून कंडीशन है। लेकिन जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है वो आपको नॉर्मली जब एज गुजरती है या एक काम आप बार बार करते हैं, कुछ खास एक्टिविटीज करते हैं, खास ऑक्यूपेशन में आप हैं, तो ओवर यूज करने के बाद जो जॉइंट मुतासर होते हैं वो होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो उम्मीद है आपको थोड़ा सा अंदाजा हो गया कि आर्थराइटिस एक हड्डियों या जोड़ों की बीमारी है और उसकी बहुत सारी किस्में हैं, और मैंने आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस किया ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। चलिए आपको थोड़ा सा मैं गाउटी आर्थराइटिस का बताता हूँ, क्योंकि वो भी काफी ज्यादा है।
गाउटी आर्थराइटिस होता है जब आपके जिस्म के अंदर एक चीज़ जिसको हम यूरिक एसिड कहते हैं, यूरेट्स होते हैं, वो क्रिस्टल्स होते हैं, वो बढ़ जाए और उसका ताल्लुक हमारे मेटाबॉलिज्म के साथ है, हमारी खुराक के साथ है। यानी वो लोग जो बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी रेड मीट का इस्तेमाल करते हैं, प्रोटीन्स खाते हैं, तो उनके अंदर यूरिक एसिड बढ़ता है और जहाँ जहाँ भी यूरिक एसिड के डिपॉजिट्स होंगे वहाँ पर आपको पेन होगा। नॉर्मली गाउटी डिपॉजिट जो है आपके पाँव से शुरू होते हैं, आपके पाँव के अंगूठे से शुरू होते हैं, उसमें स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन आती है, उसके बाद आपके हाथों में भी आ सकता है। तो जहाँ जहाँ खून में आपके यूरिक एसिड बढ़ते हैं वहाँ पर गाउट की डिपॉजिट्स होते हैं और उसको हम गाउटी आर्थराइटिस कहते हैं। अब ये चूँकि अलग अलग बीमारियाँ हैं, इसका इलाज भी अलग अलग होना चाहिए। नॉर्मली जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एक ही तरह के पेन किलर देते हैं जिसके साथ आपके पेन को वो मैनेज करते हैं, जीपीज जो है या कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में है। या अगर आपकी बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर आपको इंजेक्शन, स्टेरॉइड्स वगैरह लगाते हैं। जब तक उनका असर होता है आपको फ़ायदा होता है, लेकिन उसके बाद असर ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। और अगर आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं, रिप्लेसमेंट्स होती हैं। तो ये नॉर्मली कन्वेंशनल तरीका है। लेकिन हमारे यहाँ जब हम होलिस्टिक हेल्थ की बात करते हैं तो हमारे पास जब मरीज़ आता है तो रोमाटाइड की अलग दवाइयाँ हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस की अलग दवाइयाँ हैं, गाउटी आर्थराइटिस की अलग दवाइयाँ हैं, किसी को सोराइटिक आर्थराइटिस है यानी सोराइसिस की बीमारी जो स्किन की और साथ है उसकी अलग जो है ना इलाज उसका होता है। तो होलिस्टिक हेल्थ यही है कि इसमें हमारे पास कोई रेडीमेड मेडिसिन नहीं होती, बल्कि आपकी बीमारी की बुनियाद को देखते हुए, कॉज को देखते हुए, उसके साइन सिम्टम्स को देखते हुए हम दवाइयाँ तजवीज़ करते हैं। तो इसको हम कहते हैं होलिस्टिक हेल्थ। चलिए हम देखते हैं कि अगर किसी को आर्थराइटिस हो गया तो उनको साइन सिम्टम्स कैसे मिलेंगे। सबसे पहले तो ये होता है कि आपके जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाएगा। मैं बात करूं ऑस्टियोआर्थराइटिस की, तो जॉइंट में जब पेन हो, खासकर जब आप कोई काम करें उसके बाद पेन बढ़ जाए, तो ये एक निशानी है ऑस्टियोआर्थराइटिस की। इसके अलावा जब आप सुबह उठते हैं तो आपका जिस्म जो है ना उसमें स्टिफनेस बहुत ज़्यादा होती है, आप काम नहीं कर सकते, आपका मसल जो है ना बहुत ज़्यादा स्टिफ होते हैं, उसमें अकड़न होती है, तो ये भी एक ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता है। इसके अलावा जब आप किसी जॉइंट को मूव करते हैं, घुटने को मूव करते हैं, उसमें क्रैकिंग साउंड आ सकती है, स्वेलिंग आपको हो सकती है। इसके अलावा बाज़ औक़ात हम अपनी रेंज को लिमिटेड हमारी हो जाती है, यानी अगर मेरा हाथ खुल रहा है मुकम्मल तौर पे, हमारी उंगलियां बंद खुल रही हैं, टांगों में जो है ना प्रॉपर मोबिलिटी है, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में या मुख्तलिफ आर्थराइटिस में मोबिलिटी जो है ना आपकी कम हो जाती है। कुछ लोगों में ये भी देखा कि उनके अंदर डीजनरेशन या डिफॉर्मेशन आना शुरू, जिसको नोड्यूल्स कहते हैं, उनकी जो जॉइंट्स हैं या जहाँ पर जॉइंट आपस में मिलता है वहाँ पर एक किस्म की जो ना उभार आना शुरू हो जाते हैं, जिसको बोनी इनलार्जमेंट कहते हैं। और जो जॉइंट्स के अंदर डिफॉर्मेशन यानी वो उनकी शक्ल बदलना शुरू हो जाती है। अब इसकी वजूहात में एक वजह तो मैंने बताई कि ये होती है एज से ताल्लुक, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है। जो जो आपकी उम्र बढ़ती है, नॉर्मली 40-50 आप क्रॉस करते हैं तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। इसकी दूसरी वजह होती है बैड पोस्चर, कि अगर आप गलत तरीके से उठते हैं, बैठते हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं, और बार बार अगर आप कोई एक जॉइंट इस्तेमाल करें। इसके अलावा मोटापा जिन लोगों को होता है, और ये बीमारी देखी गई है ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये औरतों में ज़्यादा पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू मेन। खासकर वुमेन, औरतों में जब मेनोपॉज गुजर जाता है तो ऑस्टियोप्रोसिस, ऑस्टियो से ही रिलेटेड एक लफ्ज़ है, ऑस्टियोआर्थराइटिस से ही, एस्ट्रोजन की कमी की वजह से उनमें ये बीमारी नॉर्मली ज़्यादा होती है, जो कि उनका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है। तो और भी चीज़ चेंज होती हैं, लेकिन साथ ऑस्टियोप्रोसिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस की बीमारी औरतों में ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा अगर आपकी फैमिली में ये बीमारी है तो आपको होगा। कुछ लोगों में जब विटामिन की डेफिशिएंसीज हो, खासकर अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी हो जाए, विटामिन K2 की कमी हो जाए, मैग्नीशियम की कमी हो जाए, और एक खास किस्म की प्रोटीन जिसको कोलेजन कहते हैं, जब ये कम होना शुरू हो जाए तो आपके अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस बीमारी के बढ़ने का अंदेशा ज़्यादा हो जाता है। कुछ लोगों को अगर कोई मतलब इन्फ्लेमेशन हुई हो, कोई एक्सीडेंट हो, इंजरी हुई, उसके बाद भी हो सकता है। या वो लोग जो बहुत ज़्यादा ठंडे या डैम्प एरियाज में रहते हैं, जहाँ पर इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा नमी है, उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। और ये बीमारी आपके मेटाबॉलिज्म के साथ भी किसी हद तक लिंक है। जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है या खुराक में वो कोई ऐसी चीज़ें खाते हैं, उसके साथ भी इस बीमारी का ताल्लुक हो सकता है। और बहुत सारी यानी इसकी वजूहात हैं, लेकिन ज़्यादातर इसका ताल्लुक आपके एज के साथ, वेयर एंड टियर के साथ है। अब हम बात करते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ कि आपको ऐसा क्या खाना चाहिए कि अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उसमें आपको बेहतरी आए। क्योंकि मैं आपके साथ अब कम्प्लीमेंट्री रेमेडीज़, होलिस्टिक रेमेडीज़ शेयर करूंगा, जिसमें हम बात करेंगे डाइट से लेकर लाइफस्टाइल की चेंजेस और होम्योपैथी और अरोमाथेरेपी और हर्बल सप्लीमेंट्स की। तो नॉर्मली हम एक तरह से इलाज नहीं करते। जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम उसको मुख्तलिफ ऑप्शन देते हैं। सबसे पहले हम चेंज करते हैं उनकी डाइट, कि डाइट में ऐसी कोई चीज़ें हैं जिसके साथ उनकी सेहत बेहतर हो। तो अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस का मसला है तो सबसे पहले तो आपको चाहिए एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड, यानी वो फूड जिसके ज़रिए आपके जिस्म से इन्फ्लेमेशन या सूजन कम हो, और उसका सबसे बेहतर सोर्स होता है ओमेगा 3।
अब ओमेगा 3 आपको सामन फिश में यानी फिश सोर्सेज में मिलता है, कॉड लिवर ऑयल में मिलता है। अगर आप वेजिटेरियन है तो आप फ्लैक्स सीड्स या चिया सीड्स या वॉलनट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको चाहिए कि आप ग्रीन फूड इस्तेमाल करें, जो फूड होता है या जो सब्जियां ग्रीन कलर की होती हैं, इसमें स्पिनच है, केल है, ब्लूबेरीज हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की बेरीज हैं, उसके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं, वो आपको फायदा दे सकती हैं। साथ ही साथ आपको अपनी डाइट में कभी कभार टर्मेरिक यानी हल्दी और जिंजर का इस्तेमाल करना चाहिए। ग्रीन चाय आप बहुत ज़्यादा पिए और यखनी आप ज़्यादा बनाएं, यानी जो बोन ब्रॉथ होती है, यखनी होती है, जिसमें आप हड्डियों की यखनी बना के उसके ऊपर कुछ मुख्तलिफ घर के जो स्पाइसेस हैं, कुलिनरी जो चीज़ें किचन में आपको मिलती हैं वो आप डालें, तो उसके साथ आपको जो यखनी फ़ायदे देगी। उसमें होता है बहुत ज़्यादा कोलेजन, तो आपकी हड्डियों में जो प्रॉब्लम आ रही है उसके साथ बहुत ज़्यादा होगी। और आप कोशिश करें कि कुकिंग में आप इस्तेमाल करें कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स, खासकर अगर आप ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करते हैं, रेप सीड ऑयल इस्तेमाल करते हैं, जो कि कोल्ड प्रेस्ड हो, एक्स्ट्रा वर्जिन टाइप के जो होते हैं, तो उसके साथ आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब वो चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी है अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है। देखिए, इस वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, आप इस वीडियो को पॉज करें, प्ले करें और चीज़ें नोट कर सकते हैं। और अगर आप एक अपनी जिस्म को, अपनी कंडीशन को होलिस्टिक अप्रोच के साथ ट्रीट करेंगे, यानी लाइफस्टाइल में चेंजेस करेंगे, डाइट में चेंजेस करेंगे, कुछ दवाइयाँ लेंगे, कोई डॉक्टर्स की मेडिसिन लेंगे, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ओवरऑल इंप्रूव होगी। और यही हमारी वीडियोज़ का होलिस्टिक हेल्थ में जो हम वीडियो बनाते हैं, इसका मकसद यही होता है कि हम आपके ऊपर कोई एक किस्म की दवाई नहीं ठोसते कि आपने यही इस्तेमाल करनी है। आपको हम वैरायटी देते हैं कि जो चीज़ आपको सूट करती है, जिस मुल्क में आप रहते हैं, जो अवेलेबल है, उसका आप इस्तेमाल करें। क्योंकि ये जो हड्डियों की बीमारियां हैं, जॉइंट्स की बीमारियां हैं, अगर इनको ऑन टाइम एड्रेस ना किया जाए तो फिर ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, हड्डियों में गैप आ जाते हैं, कर्वेचर का मसला आना शुरू हो जाता है, मोबिलिटी का इशू हो जाता है। और ख़ासकर अगर आपको शुगर हो, ब्लड प्रेशर का मसला हो, ओबेसिटी हो, तो आप डिपेंडेंट हो जाते हैं, यानी आप मुहताज हो जाते हैं, आपके लिए चलना फिरना बगैर किसी सहारे के मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी अच्छी रहे, आप किसी पर डिपेंडेंट ना हो, आप अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से खुद ही मैनेज करते रहें, तो आपको होलिस्टिक अप्रोच को ज़रूर अपनाना चाहिए। अगर आज नहीं तो कल आप इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि जो लाइफ में लॉन्ग टर्म वेलनेस होती है या बेहतर मैनेजमेंट होती है, वो होलिस्टिक हेल्थ के साथ है। तो अब आपने जो चीज़ें अवॉइड करनी है उसमें है रेड मीट आप कम से कम इस्तेमाल करें, प्रोसेस फूड यानी वो चीज़ें जो कि डब्बों में मिलती हैं लॉन्ग लाइफ के साथ, कि उसमें बहुत ज़्यादा एडिटिव्स होते हैं, कलर्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होती हैं, उनकी लाइफ को लॉन्ग करने की, उसको आप अवॉइड करें। इसके अलावा वाइट चीज़ें आप अवॉइड करें, जिसमें वाइट ब्रेड है, सफ़ेद आटा, सफ़ेद चीनी आप इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा तली हुई चीज़ों का आप इस्तेमाल ना करें, शुगर का इस्तेमाल कम से कम करें, सोडा जो होती हैं, फिजी ड्रिंक्स जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ देती हैं, वो आप बंद करें। जो लोग शराब नोशी करते हैं या स्मोकिंग करते हैं वो उनको नहीं करने चाहिए। अगर आपको डेयरी या दूध के साथ, गाय के दूध के साथ इंटॉलरेंस है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो गाय का दूध आप इस्तेमाल ना करें, आप प्लांट बेस्ड जो मिल्क्स होते हैं वो इस्तेमाल करें। कुछ लोगों को प्रॉब्लम इवन जो है एग प्लांट के साथ, जिसको हम ब्रिंजल कहते हैं या बैंगन कहते हैं, और टमाटर इसके साथ होता है, तो इनका आप कम से कम इस्तेमाल करें। तो आप देखें कि किस चीज़ के खाने के बाद आपके पेन्स, आपके इन्फ्लेमेशन में इजाफा होता है, तो उन चीज़ों से आप एहतियात करें। जहाँ तक सप्लीमेंट की बात है, तो अपने डॉक्टर से मशवरा करने के बाद, अपना ब्लड टेस्ट करने के बाद आप मुख्तलिफ किस्म के सप्लीमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सप्लीमेंट्स वो होते हैं जो आप डेली बेसिस पर लेते हैं, उनकी FDA या RDA रिकमेंडेड डेली अलाउंस होता है, तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है अगर वो आप में कम है तो आप इस्तेमाल करें। उसकी कमी से अगर आपको कोई बीमारी हुई तो वो बेहतर हो सकती है। तो इस बीमारी में, ऑस्टियोआर्थराइटिस में, कुछ सप्लीमेंट जो आपको मदद कर सकते हैं, एक का नाम है ग्लूकोसामिन और दूसरे का नाम है कॉन्ड्राइटन। ये आपके जॉइंट के अंदर जो कुशनिंग होती है, ये जो कार्टिलेज डैमेज है, उसको ये प्रिवेंट करता है। तो आप ऐसा ही कोई कॉम्बिनेशन देखें जिसमें कॉन्ड्राइटन और ग्लूकोसामिन हो, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोलेजन आप जरूर इस्तेमाल करें, जैसे मैंने बताया नेचुरल तरीके से बोन ब्रॉथ में ये इसके सप्लीमेंट मिलते हैं। एक और चीज़ जिसको हम कहते हैं MSM, जो कि इन्फ्लेमेशन कम करता है, वो आप इस्तेमाल करें। विटामिन D, विटामिन K2 का इस्तेमाल करें, ये आपकी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए और जनरल बोन की जो हेल्थ है, हड्डियों की जो ताकत है, उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैग्नीशियम का इस्तेमाल आपके मसल को रिलैक्स करने के लिए होता है। और इसके अलावा बोरोन एक आता है जो कि आपकी कैल्शियम में जो बोन की मेटाबॉलिज्म है उसमें हेल्प करती है। तो ये कुछ सप्लीमेंट्स है ये आप ले सकते हैं। अगली बात हम करेंगे हर्बल रेमेडीज की, यानी जो जड़ी बूटियां जिनके सप्लीमेंट मिलते हैं या जिनके आप कावा बना के पी सकते हैं। तो उसमें जो टॉप हर्बल सप्लीमेंट्स है, पहली का नाम है बोस्वेलिया, जिसको नॉर्मली इंडियन फ्रैंकिंसेंस भी कहते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है। तो अगर आप में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन बहुत ज्यादा हो गई है तो आप बोस्वेलिया का इस्तेमाल करें। हल्दी मैंने बताया, टर्मेरिक वो आप इस्तेमाल करें, जिंजर का इस्तेमाल करें। एक और प्लांट जिसको व्हाइट विलो बार्क कहते हैं, वो भी एक नेचुरल पेन किलर है, यानी अगर आप पेन किलर लेते हैं
हैं, कोकोडामॉल, डिक्लोफेनिक सोडियम, पोटाशियम, आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल, एसिटामिनोफेन वगैरह, तो उसकी जगह आप नेचुरल जो प्लांट से निकलते हैं पेन किलर्स, एनाल्जेसिक्स, उसमें वाइट विलो बार का इस्तेमाल आता है, डेविल्स क्लोज में एक आता है, और उसके अलावा नेटल लीफ एक प्लांट है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वो तमाम सप्लीमेंट्स है जो गोलियों में, कैप्सूल में आपको मिलते हैं, इसका आप इस्तेमाल करें। अगली बात हम करते हैं होम्योपैथी की। देखिए होम्योपैथी में नॉर्मली हमारे पास इस तरह की मीठी गोलियां होती हैं जिसके ऊपर आप लेबल करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैं आपके साथ फर्स्ट लाइन जो होम्योपैथी में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां वो बताऊंगा। और अगर आप होम्योपैथी को प्रॉपरली सीरियसली इस्तेमाल करें तो आप बहुत सारी बीमारियों में, इवन जिसमें अर्थराइटिस भी शामिल है, इसको रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन यह है कि आपने प्रॉपर असेसमेंट करनी है, अपनी डिस्कस करके सिम्टम्स और हिस्ट्री, अगर आप दवाई लेंगे तो आपको फायदा होगा। लेकिन जो टॉप मेडिसिन है उसमें सबसे पहली मेडिसिन का नाम है रस्टॉक्स, जो कि जब आपके जिस्म के अंदर स्टिफनेस बहुत ज्यादा हो और पेन हो, और वो पेन जो है आप जब मूवमेंट करें उसके बाद कम हो जाए, तो तब आप यानी रस्टॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जब सुबह उठते हैं तो वो उठ नहीं पाते, बड़ा मुश्किल से उनको पहला कदम लेना पड़ता है, लेकिन कुछ कदम लेने के बाद, 10-15 कदम लेने के बाद, किचन में जाने के बाद, टॉयलेट, तो उनमें जब गर्माइश आती है, हीट आती है, तो वो बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपकी ऐसी कंडीशन है कि पहला कदम या पहले कुछ कदम आपके लिए मुश्किल है, या मूवमेंट करना मुश्किल है, और उसके बाद आप अच्छा फील करते हैं, तो तब आप इस्तेमाल करेंगे रस्टॉक्स। लेकिन अगर आपको सुकून मिलता है रेस्ट करने के बाद, यही रात के वक्त या सुबह उठते वक्त आप फ्रेश होते हैं, जब आप मूवमेंट करते हैं तकलीफ बढ़ जाती है, तो दवाई इसमें अब बदल जाएगी, उसका नाम है ब्राइनिया एल्बा, तब आप ये वाली इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी है, आपको बहुत ज़्यादा थकावट होती है, अगर आप बहुत ज़्यादा स्लो हो गए हैं, आपके अंदर सर्दी आपको बहुत ज़्यादा लगती है, तो फिर जो मेडिसिन, जो टॉप की मेडिसिन है आर्थराइटिस में, उसका नाम है कैलकेरिया कार्बोनिकम। ऐसे लोग देखा गया इनको पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं, इनको सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, ये नॉर्मली मोटे लोग होते हैं, इनके मेटाबॉलिज्म में बहुत ज़्यादा मसला होता है, तो ये आप इस्तेमाल करें कैलकेरिया कार्बोनिकम। और इसके अलावा एक और मेडिसिन जिसको हम कहते हैं रूटा, वो आप इस्तेमाल करें जब आपके टेंडन्स और लिगामेंट्स कमजोर हो जाएं। अब टेंडन्स और लिगामेंट्स क्या है, ये वो सपोर्टिव किस्म के स्ट्रिंजेस होते हैं, रस्सियां होती हैं जो कि हड्डियों को, मसल्स को जोड़े रखती हैं। तो वक्त के साथ साथ ये भी बाज़ वक़्त घिस जाती हैं, टूट जाती हैं, और यही आपने देखोगे कि कुछ लोगों की हड्डियां जो है ना, वो उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं, पाँव की उंगलियां आपने देखोगा बनियंस बन जाते हैं, मुड़ जाती हैं। तो इसमें ये होता है कि लिगामेंट्स और टेंडन्स मुतासर होते हैं, वो टूट जाते हैं, तो उस वजह से हड्डियां जो है ना अपनी जगह छोड़ देती हैं और उनमें टेढ़ापन आना शुरू हो जाता है। तो ये आप इस्तेमाल करें। अब नाज़रीन अगली बात हम करेंगे, जो लोग दवाई लेना नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि किसी किस्म की दवाई लें, चाहे वो हर्बल मेडिसिन वो नहीं खाना चाहते, होम्योपैथिक मेडिसिन को भी अवॉइड करना चाहते, तो उनके लिए फिर जो ऑप्शन है वो है अरोमाथेरेपी। अब अरोमाथेरेपी क्या है, ये हम पौधों से कुछ तेल बनाते हैं और उन तेलों का बैरूनी इस्तेमाल किया जाता है, और ये भी साइंटिफिक बेस्ड इसकी अप्रोच है। इसके पीछे बहुत सारे ऐसे ऑयल्स हैं जिनको साइंस ने प्रूव किया है कि उनकी बहुत ज़्यादा एफिकेसी है और आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है उनके साथ, और उसको कहा जाता है अरोमाथेरेपी। तो मैं आपके साथ कुछ टॉप क्वालिटी, टॉप ग्रेडेड अरोमाथेरेपी ऑयल शेयर करता हूं, जिनको आप इस तरह की बोतल में बनाकर, इस तरह लेबल आप बना के रख सकते हैं। आप ये देखें आर्थराइटिस के लिए हमने बनाया हुआ है, तो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उनको हम ये ऑयल देते हैं जिसमें मुख्तलिफ किस्म के इंग्रेडिएंट्स हैं। जब वो इसको मसाज करते हैं तो उनको किसी किस्म का पेन किलर लेना नहीं पड़ता, उनको रिलैक्स फील होते हैं, इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है, ब्लड बॉडी में सर्कुलेशन बढ़ जाती है। तो ये जो मसाज ऑयल्स हैं इनका बैरूनी तौर पर इस्तेमाल से आपके पेनिट्रेशन स्किन के जरिए खून की कैपिलरीज में होता है, और ये फिर अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं और आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो इसमें जो टॉप ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगेन जिंजर आप खा भी सकते हो, जिंजर का ऑयल भी आप बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है। यूकलिप्टस एक और ऑयल है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें पेन रिलीफ बहुत ज़्यादा होता है। लेवेंडर, जो लोग स्ट्रेस बहुत लेते हैं, कामिंग इफेक्ट है इसका, नींद इसके साथ आपको आती है और आज का आपका जिस्म जो है वो रिलैक्स फील करता है। एक और ऑयल है जिसको हम कहते हैं पेपरमिंट, जिसमें कूलिंग इफेक्ट होता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी आपका जिस्म जो है उसके लगाने के बाद नम हो जाता है, कूल हो जाता है। आपने देखा होगा कुछ लोगों को जब पेन्स होते हैं तो वो कोल्ड कंप्रेस लगाते हैं, उसके ऊपर जो है ना बर्फ की जो है डलियां फ्रिज से निकाल कर रखते हैं, तो उसके साथ वो एरिया श्रिंक हो जाता है। श्रिंक होने के बाद आप उसमें नमनेस आती है और आपका पेन जो है ना फील आपको नहीं होता। तो पेपरमिंट का इसी तरह का असर है जिस तरह से आप कोल्ड कंप्रेस करते हैं। इसके अलावा जिस तरह मैंने बताया, बोस्वेलिया एक हर्ब थी जिसको हमने इंडियन फ्रैंकिंस कहा, उसी का ऑयल आप बनाकर बैरूनी लगाएं तो वो भी कामिंग और इन्फ्लेमेशन आपकी रिड्यूस कर सकता है। तो ये टॉप 5 अरोमाथेरेपी एसेंशियल ऑयल्स थे जिसको आप किसी भी बेस ऑयल में मिक्स करके
जिसमें कोकोनट ऑयल हो सकता है, ऑलिव ऑयल हो सकता है, लेवेंडर मतलब उसमें आप डालें, जिंजर डालें, कुछ कतरे डाल के उसको बनाएं और उसको आप बैरूनी तौर पर इस्तेमाल करें। फार्मूला इसका नॉर्मल ये है कि आप 100 ml में नॉर्मली 30 ड्रॉप्स किसी एक के डाल सकते हैं। यानी अगर आपके पास 100 ml कोकोनट ऑयल है तो उसमें 100 में 30 ड्रॉप्स आप लेवेंडर डालें। लेकिन अगर आप दो तेलों को मिक्स करना चाहते हैं तो 15-15 ड्रॉप्स कर दें। अगर आपने 3 तेल डालने हैं एसेंशियल ऑयल्स तो उसमें आप 10-10 के कतरे डालें। तो ये एक मैंने बड़ी सी आपको रेशियो बता दी। अदरवाइज स्पेसिफिक बनाने के लिए इसका खास फार्मूला होता है, उसमें कमी बेशी हो सकती है। लेकिन एज अ लेमन लैंग्वेज अगर आप घर में इस तरह का ऑयल बनाना चाहते हैं तो 100 मिलीलीटर में तकरीबन 30 ड्रॉप्स एसेंशियल ऑयल्स के डाले जाते हैं और उनको बैरूनी तौर पर सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। या इसको आप अपने किसी कंप्रेस पर, हार्ड कंप्रेस तकिया वगैरह लेकर, टॉवल लेकर उस पर भी इस तेल को मिक्स करके अपने ऊपर गर्म करके लगाएं तो आपको बहुत ज़्यादा इसको वार्म कंप्रेस करते हैं, काफ़ी इसके साथ भी अच्छा फीलिंग महसूस होगी। अब आखिर में मैं आपके साथ कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस की बात करता हूँ, क्योंकि दवाइयाँ भी आप लेते हैं, खाने की, लगाने की, फूड का भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आप चेंज करें जिसके साथ आपको बेहतर फील हो। सबसे पहली बात तो यह कि आपने अपना वजन कम करना है। वो लोग जिनका वजन बड़ा होता है, मोटापा होता है, वो ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, स्पेशली लोअर लिम्स पे, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ पे जब प्रेशर बढ़ता है तो उनको पेन ज़्यादा होता है। तो जो जो आपका वजन बढ़ता जाएगा तब तक आपका ये प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा और ये बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ वजन कम करना। वजन कम करना इतना आसान नहीं है, उसके लिए कमिटमेंट चाहिए, प्रॉपर आपको डिस्कस करना चाहिए कि किस वजह से वजन बढ़ा, तब आप अपने वजन को 3-4 महीने में अच्छी तरीके से कम कर सकते हैं। दूसरा, आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज ज़रूर करें। हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी, लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज आप करें, वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, रनिंग करें, स्विमिंग करें। इस तरह की छोटी मोटी एक्टिविटीज़ आपने ज़रूर करनी है। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है तो उसके लिए सपोर्टिव आजकल टूल्स मिलते हैं जॉइंट्स में लगाने के लिए, तो वो आप ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। नींद आपके लिए बड़ी ज़रूरी है। जब आप नींद पूरी करते हैं तो आपके जिस्म को डिटॉक्स होने का टाइम मिलता है, रीसेट होता है, इन्फ्लेमेशन कम होती है और आपका माइंड जो है ना वो रिलैक्स होता है। स्ट्रेस को आप ज़रूर कम करें, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से भी जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन बनना शुरू हो जाती है। जो लोग स्ट्रेस लेते हैं उनके अंदर सूजन आना शुरू हो जाती है मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स में। तो ये मेंटल स्ट्रेस भी होता है, फिजिकल स्ट्रेस भी होता है। तो दोनों तरह की स्ट्रेस को आप कम करें। पानी आप ज़्यादा पिए, पानी पिएंगे तो जिस्म से डिटॉक्सिफिकेशन होगी। फालतू जो टॉक्सिसिटी है, यूरिक एसिड बिल्टअप हुआ या कोई ऐसी चीज़ जो आपके सिस्टम में मौजूद है वो निकलेंगी तो आपके जॉइंट बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा आप जो है ना बाथ टब में लेटें, उसमें एप्सम सॉल्ट डालें। एप्सम सॉल्ट के अंदर मैग्नीशियम होता है जो कि आपके क्रैम्प्स को, आपके मस्कुलर पेन्स को कम करता है। उसमें आप लेवेंडर के कुछ तेल डाल सकते हैं, कुछ आप उसमें कतरे डालें जिंजर के, तो आपको ज़्यादा फीलिंग होगी। तो बजाय मसाज करने के जो लोग पसंद नहीं करते तो बाथ टब लें, उसके अंदर एसेंशियल ऑयल डालें, एप्सम सॉल्ट डालें जो कि सॉल्ट एक किस्म का होता है, इसमें आप सी सॉल्ट भी डाल सकते हैं तो आपको उसके साथ काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके अलावा आप जो है ना कैस्टर पैक, जो कैस्टर का ऑयल होता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका भी आप मसाज कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये एक मैंने कोशिश की कि बहुत बड़े टॉपिक को मुख्तसर तरीके से जल्दी, क्योंकि लोगों के पास टाइम है नहीं, लोग लंबी बात सुनना नहीं चाहते, लेकिन मैंने ये सोचा कि तमाम बातें हम एक ही वीडियो में करें ताकि जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो अपनी सेहत को वाकई सही करना चाहते हैं और उनके पास टाइम नहीं है कि मुख्तलिफ सोर्सेज से चीज़ें इकट्ठी करें, तो मैंने समरी बनाकर आपके साथ पेश की जिसमें हमने फूड की बात भी की, दवाइयों की बात भी की और नॉर्मली डॉक्टर्स जो कन्वेंशनल मेडिसिन देते हैं, स्टीरॉइड्स, ब्रूफिन, पेन किलर की बात भी की। तो जो चीज़ आपको सूट करती है उसका आप इस्तेमाल करें, लेकिन बेहतर तो ये है कि आप सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करें। अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर कोई क्वालिफाइड हर्बलिस्ट है या क्वालिफाइड होम्योपैथ है तो उससे आप ज़रूर मशवरा करें। अगर आप मुझसे डायरेक्ट टेली कंसल्टेशन दुनिया के किसी भी मुल्क से करना चाहते हैं तो मेरे नंबर पर या मेरे ईमेल के ज़रिए आप मुझसे टेली कंसल्टेशन के ज़रिए रब्ता भी कर सकते हैं। जब आप मुझे अपनी पर्सनल हिस्ट्री बताएंगे, अपनी पर्सनल कंडीशन या कोई और आपको बीमारी वो बताएंगे तो इसकी वजह से मैं आपको और ज़्यादा स्पेसिफिक मेडिसिन बता सकूँगा, क्योंकि आर्थराइटिस की किस्में भी 100 से ज़्यादा है और उसकी दवाइयाँ भी तकरीबन 100 से ज़्यादा हैं। तो उनमें से हमने सिलेक्शन करनी होती है कि आपका टेम्परामेंट क्या है, आपकी कंडीशन क्या है, आपकी एज क्या है, आपकी कॉजेज़ क्या है, उसके मुताबिक हम जब इलाज करते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिली होगी आर्थराइटिस के बारे में। मैं अगली वीडियोज़ में इंशाल्लाह अलग अलग बात करूँगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, उसमें कौन सी दवाइयाँ आपको ज़्यादा फ़ायदा दे सकती हैं, गाउटी आर्थराइटिस, सोराइटिक आर्थराइटिस। तो हर आर्थराइटिस पर अलग अलग मूवी आएगी, अलग अलग वीडियो आएगी, सॉरी मूवी तो नहीं है, वीडियो आएगी। और आज की जो वीडियो थी ये मैंने बनाई थी ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।